दोस्तों अगर आप भी कक्षा 12वीं के छात्र हैं और बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग सही वीडियो पर आए हैं। आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे 12th बायोलॉजी की संपूर्ण किताब से 15 ऐसी महत्वपूर्ण टिप्पणियों के बारे में जिनको पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में आप लोग टिप्पणी वाला क्वेश्चन का जो खात्मा है ना एकदम फिनिश कर दोगे। अब यहाँ पर बोलोगे भैया लिखा हुआ है संपूर्ण किताब से 10 महत्वपूर्ण टिप्पणी, आप बोल रहे हैं 15 टिप्पणी, तो भाई यहाँ पर 10 लिखा बट इसमें मत जाओ, मैं आपको 15 बताऊंगा और 15 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि भाई टिप्पणी पर ही आधारित है। टोटल मैं आपको इस प्रकार के जो मॉडल पेपर सॉल्व कराता हूं इनमें देखोगे तो आपको हमेशा जो बायोलॉजी का पेपर होता है आपको मैं दिखा देता हूं क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। जैसे कि जो टिप्पणी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो आपको मिलेंगे क्वेश्चन यहां पर इस तरीके से। जैसे ये रहा आपके पास यहां पर कह रहा है अनुकूली विकिरण पर एक टिप्पणी दीजिए, इसके अलावा अनिषेक जनित फल पर टिप्पणी दीजिए। ये प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आप ये मत समझना कि अपने से बना के रख दिए हो, ऐसा नहीं भैया, ये प्रीवियस ईयर के हैं। जैसे यहां पर हो गया बहुभ्रूणता पर टिप्पणी दो, और इसके अलावा और भी काफी सारे क्वेश्चन है। मतलब टिप्पणी वाले क्वेश्चन आते ही आते, लगभग ये मान के चलो कि लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन एक पेपर में रहता है टिप्पणी वाला। चलिए शुरू करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला टिप्पणी आपको तैयार करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन क्या होता है भैया, देखो यहां पर मेरे आपको इसका आंसर सिंपल और साधारण भाषा में मैं सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं। देखो ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के होता है उसे अनिषेक फल कहते हैं। मतलब ऐसे फल जो कि बिना निषेचन के बन जाए, निषेचन की प्रक्रिया उनमें ना हो, वो होंगे कौन से फल, अनिषेक फल। और ये जो फल बनने की पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसी को हम बोलते हैं अनिषेक फलन, ठीक है ना। इसमें आपका एग्जाम्पल ले लो, अंगूर हो गया, संतरे हो गए, तरबूज हो गए, तो ये होता है अनिषेक फलन। तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर में छपेगा। इसके बाद दूसरी टिप्पणी अभी जस्ट मैंने दिखाया, प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है, बहुभ्रूणता। देखो बहुभ्रूणता, अब इसका मतलब क्या है, अगर आप इस शब्द को समझो, बहुभ्रूणता, बहु मतलब एक से अधिक, ये समझो यहां पर, ठीक है ना, एक से अधिक, तो मतलब यहां पर एक से अधिक भ्रूण यहां पर उत्पन्न हो। जैसे जब किसी एक बीजांड या बीज में से एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। और यह घटना अनावृत्ति बीजी पौधों में अधिक होती है, परंतु आवृत्ति बीजी पौधों में यह बहुत कम पाई जाती है। और बहुभ्रूणता की जो खोज है किसने की थी, अगर क्वेश्चन पूछे ऑब्जेक्टिव में पूछता है, मैं आपको पॉइंट बताता जाता हूं तो बिल्कुल उसको इग्नोर मत करना। ये होता है भैया ल्यूवेन हॉक ने इनकी जो है खोज की थी और संतरे में की थी। किसमें की थी, संतरे में। तो बहुभ्रूणता पर टिप्पणी, अनिषेक फलन पर टिप्पणी, हमें साथ ये याद कर लेना। चलिए इसके बाद तीसरी टिप्पणी तैयार करना है मेरे भाई आपको, बीटी कपास की। बीटी कपास या बीटी कॉटन बोलते हैं इसको। बीटी मतलब होता है बैसिलस थुरिनजेंसिस। अब ये एक प्रकार की कीट प्रतिरोधी किस्म की जो है दवा है। कैसे है देखो यहां पर, इस पर टिप्पणी जब लिखेंगे समझ में आएगा। आपको सिर्फ समझना है, रटने की जरूरत नहीं है। मैं जो चीजें पढ़ाता हूं उसको रटना बिल्कुल नहीं है। कोई भी वीडियो ऐसा नहीं होता है जो कि मैं आपको कहूं कि इसको रटो, मैं रटाता बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि समय कम है। रटने वाली चीजें 2 घंटे में भूल जाएंगी, 1 दिन में भूल जाएगा। एग्जाम में तो और भी नहीं आते रटने वाली चीजें, एग्जाम टाइम तो बिल्कुल नहीं याद होता, ठीक है ना, मतलब भूल ही जाएगा। तो समझना है आपको। देखो कपास में बीटी जीवाणु के अबिस प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जीन को जीनी अभियांत्रिकी द्वारा निवेशित करके एक नई किस्म को तैयार किया जाता है जिसे बीटी कॉटन कहते हैं। यह एक कीट प्रतिरोधी किस्म होती है। मैंने बताया ना, कीट प्रतिरोधी, जो कि फसलों को बचाती है। कैसे, इससे इसके प्रयोग से प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए की फसल को कीटों से बचाया जाता है। कीट प्रतिरोधी मतलब कि कीटों को नष्ट करेगी। अगर फसल को वो नष्ट कर रहे हैं तो अगर इसका छिड़काव कर देंगे या इसको डाल देंगे तो वहां पर जीवाणु नष्ट हो जाएंगे जो फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये होती है बीटी कपास या बीटी कॉटन पर टिप्पणी। इस तरीके से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन यहां पर टिप्पणी में आता है आपका प्रतिबंधन एंजाइम। अब चलिए प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है, टिप्पणी दीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन कहेगा तो इसमें लिखना, यह एक ऐसा एंजाइम है जिसके द्वारा डीएनए खंड को विशिष्ट स्थानों से काटा जाता है और इसे आणविक कैंची भी कहा जाता है। वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है उसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। और जो डीएनए को विशिष्ट स्थानों से जोड़ दे, है ना, जोड़ता है, तो जोड़ने वाले एंजाइम को लाइगेज कहते हैं। इन दोनों के नाम याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन छपेगा। कैसे छपेगा, बोलेगा कि भाई डीएनए को विशिष्ट स्थान से काटने वाले या आणविक कैंची जिसे बोलते हैं, ऐसे एंजाइम का नाम बताओ। तो क्या बताओगे, बोल देना प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। और अगर बोले कि भाई जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है डीएनए खंडों को, तो बोल देना कि लाइगेज। समझ में आए, इसको कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। आइए इसके बाद अगली टिप्पणी आपकी आती है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। हिंदी में बोलते हैं डीएनए अंगुली छापन, ठीक है ना। तो डीएनए अंगुली छापन या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है, इसकी खोज किसने की थी, इसका उपयोग क्या है, सारी चीजों को समझेंगे। चलिए ध्यान से देखना। सबसे पहले देखियो,
यह एक ऐसी तकनीकी है, यानी ऐसा एक ये टेक्निक है, ऐसा तरीका है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों या जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ में से विभिन्नताओं को देखा जा सकता है। यानी कि इससे जो है आपने देखा होगा कि भैया कहते हैं कि उसका डीएनए चेकअप करवा लो, पता चल जाएगा, कुछ भी अपराध किया होता है, कोई भी समस्या होती है ऐसी, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कहते हैं कि डीएनए टेस्ट करवा लो। अब डीएनए टेस्ट है क्या भैया? तो यही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसी के अंतर्गत ये सारी चीजें होती है। चलिए देखते हैं। तो विभिन्नताओं को देखा जा सकता है, और इसमें सर्वप्रथम इसको बात करें तो एलेक जेफ्रे जो कि वैज्ञानिक थे, जो कि कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, याद रखना, एलेक जेफ्रे। क्वेश्चन पूछ लेता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को विकसित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताओ, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, तो आप याद रखिएगा एलेक जेफ्रे ने इंग्लैंड में विकसित किया था, और इनके द्वारा खून, बाल, लार, वीर, यौनिद्रव आदि द्वारा अपराधी और खूनी और बलात्कारी या पैतृक पहचान, जैसे कि बोलते हैं ना इस तरीके का, आपने देखा होगा कि भैया कोई कहता है, जैसे कि मान लो कोई एग्जाम्पल के तौर पर कोई पिता है, कौन है, पिता है, ठीक है ना, और कोई माता है, ठीक है ना, इनकी मान लो कोई एक संतान है ना, संतान है कोई एक, और ये अगर मान लो कि बचपन में खो गया, समझ लो बचपन में ही वो खो गया, यानी कि जब 5 वर्ष इसकी आयु थी तो मान लो ये खो गया कहीं। अब ये भाई साहब 15 वर्ष की आयु हो गई, जब इसकी मान लो 15 साल का हो गया, तब ये जो है इनको मिला। अब इन्होंने मान लो थोड़ा बहुत पहचान लिया, या मान लो कि बच्चा है कोई दूसरा है या कुछ भी है, अगर वो कह रहा है कि ये मेरे माता पिता हैं, या ये कह रहे हैं कि ये मेरा बच्चा है, तो अगर सरकार के संज्ञान में बात आएगी तो सरकार फिर क्या करेगी, उनका डीएनए टेस्ट करवाएगी। अगर इनकी संतान होगी तो भाई डीएनए टेस्ट में वो ऑलरेडी पकड़ जाएंगे, है ना। तो यही एक मतलब सत्य जो है माना जाता है। ये साइंस की दुनिया है भाई साहब, तो आप समझ सकते हो कि इससे ये सब चीजों की पहचान होती है। ये होता है डीएनए अंगुली छापन या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। चलिए इसको कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको टिप्पणी तैयार करना है, जिसको बोलते हैं ओपियाइड्स। अब देखिए भैया ओपियाइड्स क्या है। यह एक नशीली दवाओं का एक समूह होता है, मतलब कि नशीली दवाओं का एक ग्रुप है। इसके अंतर्गत अफीम, हेरोइन, स्मैक, मार्फिन, कोडीन आदि नशीली औषधियां शामिल हैं। आमतौर पर इसका प्रयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है, और ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। समझ गए क्या होता है ये एक प्रकार का दर्द निवारक जो है औषधि के रूप में इसको, जैसे किसी को कोई समस्या है, कोई किसी प्रकार के समस्या दर्द से कोई परेशान है ना, तो उसको इस प्रकार की नशीली दवाइयां दे दी जाए तो वो एकदम मतलब शून्य हो जाएगा। तो ये होता है ओपियाइड्स, मतलब कि ये नशीली दवाओं का एक समूह होता है, जिसमें कौन कौन सी आएंगी, अफीम हो गया, हेरोइन में स्मैक, मार्फिन, निकोटीन, इस तरीके की ये सब चीजें आ जाती हैं। चलिए अगली टिप्पणी तैयार करना है इंटरफेरॉन। क्या होता है इंटरफेरॉन, इसकी टिप्पणी देखिएगा। तो यह वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है, जो इन कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रखता है, और इसका प्रयोग रोग निवारक के रूप में किया जाता है, और यह अंतः कोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोकता है, इसलिए इसे इंटरफेरॉन कहा जाता है। अगली टिप्पणी है प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी, जिसे बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है भाई, हमारे शरीर में जब तक हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत है तो कोई बाहरी रोग हमें जल्दी नहीं होगा, हम बीमार नहीं होंगे। और जैसे ही हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है अगर वो कमजोर हो गया, यानी बोलते हैं ना कि इसकी इम्यूनिटी कम है, तो वही होती है प्रतिरक्षा। जैसे हमारे शरीर के अंदर अगर इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो हमें बार बार कोई ना कोई रोग पकड़ेगा, हम बीमार पड़ेंगे। तो आपको यहां से इसकी जो टिप्पणी है इस तरीके से लिखना, देखो कि किसी भी प्राणी के शरीर में शरीर द्वारा किसी रोगजनक से प्रतिरोध उत्पन्न करने से रोकने की शक्ति को प्रतिरक्षा कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में यह शक्ति कम होती है उसे रोग क्षम या प्रतिरक्षित कहते हैं। ठीक है, ये आपको टिप्पणी कर लेना। अगली टिप्पणी आपको तैयार करना है जिसका नाम है प्लाज्म्स। तो भैया प्लाज्म क्या होता है, चलिए। तो प्लाज्म किसी कोशिका में एक छोटा डीएनए अणु होता है जो कि गुणसूत्रों के डीएनए से अलग होता है, और यह स्वतंत्र रूप से अपना प्रतिरूप बना सकता है। ये अधिकतर बैक्टीरिया में छोटे गोलाकार 2 रज्जुओं वाले डीएनए अणु के रूप में मिलते हैं। जहां गुणसूत्रों का डीएनए जीव को सूचना देता है, वहां प्लाज्म्स डीएनए असाधारण परिस्थितियों में जीव को लाभ पहुंचा सकता है या लाभ देता है। ठीक है, ये कर लेना है। अगला देखिए, जीन चिकित्सा पर टिप्पणी लिखिए। भाई जीन चिकित्सा क्या होती है, कहता है संक्षिप्त टिप्पणी दो। तो चलिए क्या होती है देखते हैं। जीन चिकित्सा में किसी मनुष्य में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ व क्रियाशील जीन में बदला जा सकता है। जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों का सुधार किया जा सकता है, और इसमें रोग का उपचार करने के लिए स्वस्थ जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है, और इसको सबसे पहले 1990 में यह प्रयोग किया गया था।
तो ये होता है जीन चिकित्सा पर टिप्पणी। इसके बाद आपको तैयार करना है राष्ट्रीय उद्यान पर टिप्पणी। देखो जितने भी टिप्पणी वाले क्वेश्चन है इस वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे, एक भी टिप्पणी, इसकी मेरी गारंटी है। बस वीडियो को देख के जाना, और ऐसे आपको लगातार हर टॉपिक पर मैं वीडियो लाऊंगा, चाहे डायग्राम का हो, चाहे अंतर वाला हो, कुछ भी हो, मैं पूरे वीडियो लाने वाला हूं इस चैनल पर। बस सब्सक्राइब करके रखना। देखो राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, तो राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र है जहां पर वन्य जीव तथा वानस्पतिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। यानी कि जो जंगल में रहने वाले जीव हैं वो भी वहीं पर रहते हैं, और जो वनस्पतियां हैं वो भी वहां पर सुरक्षित रहती है, उसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। इन क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप जैसे कि लकड़ी काटना, शिकार करना, यानी कि वहां पर हम लोग, आप लोग जो है जाकर के हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, इंटरफेयर कुछ नहीं कर सकते, ना ही किसी जीव जंतु को मार सकते हैं, ना ही पेड़ पौधे को काट सकते हैं, कुछ भी वहां से ना ला सकते हैं, वो बोलते, उसे बोला जाता है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये कर लीजिएगा। और वर्तमान में कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सा, तो देखो जैसे भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हेली है, जिसका नाम वर्तमान में जिम कॉर्बेट है। ठीक है, ये याद रख लेना। और कहां पर है, उत्तराखंड में है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। अगली टिप्पणी बोर्ड पेपर में हमेशा पूछी जाती है, मनुष्य में लिंग निर्धारण पर टिप्पणी, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों ये वाली। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण पर टिप्पणी कई बार पूछी गई, इसको कर लेना। ये आपके सामने इस तरीके से, इसका मैं एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा, आरेख वगैरह जो है क्रॉस वगैरह करा करके अच्छे से समझाऊंगा, ये हो जाएगा। इसके बाद आपको करना है जिसका नाम है स्टेम कोशिका। स्टेम कोशिकाओं पर भी टिप्पणी पूछी जाती है। देखो यहाँ पर, तो स्टेम कोशिकाएं या मूल कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है, और इसके साथ ही ये अन्य किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती हैं, और इन कोशिकाओं को शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिका की मरम्मत करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इनके द्वारा हृदय रोग, बहरापन, रक्त कैंसर आदि का उपचार किया जा सकता है। तो ये 15 टिप्पणी हो चुकी हैं। एक आपको मैं और दे देता हूं, तो इसको भी ले लेना दवा के रूप में, ताकि आपका जो इलाज है वो अच्छे से हो सके। चलो लास्ट टिप्पणी है आपकी भैया, अमेबीय पेचिस। अमीबीय पेचिस क्या है देखियो, तो भैया यहाँ पर करना है, अमीबीय पेचिस एंट अमीबा हेस्टोलिटिका नमक प्रोटोजोआ के कारण होती है, इसके द्वारा होती है। या आंत्र में बिकर स्रावित करके घाव पैदा कर देता है। इन घावों से रक्त, म्यूकस आदि मल के साथ पेचिस के रूप में बाहर आता है, और यह रोग संक्रमित भोजन, जैसे कि खराब भोजन कर लेना, इस प्रकार की जो है कोई खराब चीज खा लेते हैं, तो तब जाकर के समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और ये जल द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है, और इसका सबसे बड़ा कारण होती है घरेलू मक्खियां। तो कुछ इस तरीके से ये सभी टिप्पणियां मैंने बता दी, उनको तैयार कर लेना, और जल्द ही एक वीडियो आपका अंतर पर आ जाएगा इसी तरीके से। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।